हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो साइंस की बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि देखिए चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 तक कवर कर लिया है। तो आ जाते हैं पेज नंबर 146 पर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो यहाँ अम्ल रहेगा क्षारक और लवण के विलयन। बी है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी इसमें रहेगा रासायनिक। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। और ये देखिए डी में रहेगा विद्युत लेपन। तो यहाँ पे विद्युत लेपन यानी कि पहले में रहेगा अम्ल, क्षारक, लवण, दूसरे में रासायनिक, फिर तीसरे सी में ऋण, उसके बाद से विद्युत लेपन। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब किसी संप्रेक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो आइए व्याख्या करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, जब किसी संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबोते तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संप्रेक्षित से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसके स्वतंत्र सिरे विलयन में डूब जाते हैं तो इसी विद्युत धारा के प्रवाह उत्पन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है सेकंड का। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र इतने में के दर्शाया करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो 3 द्रव के नाम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वो 3 द्रव है। टोटी का पानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 3 जब डालेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, वो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। फिर ये हमारा तीसरा का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नहीं, चौथे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, चित्र कह रहा किसमें दिए बल्ब नहीं जलता है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं कि मतलब ये जल क्यों नहीं रहा है? तो इसके कारण देखिए निम्न हो सकते हैं। तो देखिए, बल्ब नहीं जलने का कारण हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि बल्ब का फ्यूज होना या बैटरी का डिस्चार्ज होना हो सकता है। द्रव या विलयन का चालक नहीं होना अथवा परिपथ होने पर तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो सकता है या नहीं जलता प्रतीत हो सकता है। तो ये हमारा 5वें का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन था, 5वां देखते हैं कि क्या है। तो इसको 2 द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए संप्रेषित का प्रयोग किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर ये होगा, द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक। तो हमारा 5वां कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए ये इसका आंसर है, कह रहा है कि चूंकि पानी विद्युत का सुचालक है, विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। 1 मिनट, 6 का आंसर ये अब से देख लेते हैं। ये नहीं था, ये है 6 का आंसर। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसे चालक बनाने के लिए इसमें नींबू का रस, साधारण नमक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्साइड अम्ल में किसी को डाला जा सकता है। यानी ये हमारा जो छठा क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ फिर यहाँ पे आ जाते हैं।
यहाँ तक ये छठे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या करिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा कि चूंकि पानी विद्युत का सुचालक है, विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है, इसलिए विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, ये लंबा है, इसमें आप देख लीजिएगा। बस इसका हम आंसर देखते हैं कि क्या हो जाएगा 8वें का। तो समुद्र के जल में बहुत लवण घुला रहता है, इससे पीने के पानी में अपेक्षा समुद्र का पानी अधिक सुचालक होता है। इससे समुद्र के पानी में प्रबल धारा बहती है, फलतः चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। यहाँ विक्षेप अधिक प्रबल धारा को बतलाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 8वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा। व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे नहीं। तेज बारिश के दौरान लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइनों के विद्युत तारों की मरम्मत करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बारिश का पानी बिजली का अच्छा सुचालक होता है और इससे घुले खनिज लवण इसे और अधिक विद्युत चालक बना देते हैं। इस कारण लाइनमैन को बिजली का झटका लगने और गंभीर चोट लगने या मृत्यु का खतरा रहता है। तो ये हमारा 9वें का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो ये सभी आप देख लीजिएगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पे ये होगा, वर्षा जल में घुले हुए लवण होते हैं, यह इसे सुचालक घोल बनाता है। आसुत जल में कोई भी घुला हुआ लवण मौजूद नहीं होता, इसलिए वर्षा जल अपने माध्यम से विद्युत को गुजरने दे सकता है, जबकि आसुत जल ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हमारा 10वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से 11वें का आंसर देखिए क्या है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हमारे आसपास विद्युत लेपित वस्तुएं जिन पर एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिनमें नल की टोटियाँ, साइकिल और कार के हैंडल व रिम, टिन के डिब्बे, धातु के बर्तन आदि शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है विद्युत लेपित वस्तुएं हैं। तो ये हमारा 11 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर 12वां का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर देखिए ये है, अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन ध्रुव से जोड़ दिया जाए ताकि शुद्ध कॉपर ऋण ध्रुव पर मुक्त होकर जमा हो जाए। इस प्रकार अशुद्ध कॉपर छड़ से शुद्ध रूप में कॉपर प्लेट पर जमा हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12वें का आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे हम सब ने उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।